Hello students and welcome back to my accountancy class. So in the last lecture we had completed with our second chapter, that was basic accounting terms, in which we have seen various terms that are very important in the whole accountancy. Okay, so now in this video we are going to start with our third chapter, that is accounting principles. So students, what is accounting principles? What does accounting principles mean? Accounting principles are the rules and guidelines that a company follows while reporting financial data to maintain uniformity. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है जो कंपनी फॉलो करती है जब अपने फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करती है, या ये कह लीजिए जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, मेंटेन करती है, तब वो इन सारे रूल्स और गाइडलाइंस का फॉलो करती है ताकि मेंटेन रहे यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन ताकि सब एक बराबर सा दिखता रहे या एक जैसा रहे सब कुछ, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। तो ये रूल्स किस लिए बनाया जाता है? यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए। ओके, द मेन पर्पस इज टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी अमंग ऑल द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। These rules are usually known as generally accepted accounting principles, जिसे शॉर्ट फॉर्म में गैप बोला जाता है। तो ये रूल्स को यूजुअली हम लोग बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ लेट्स सी फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है। तो पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बहुत सारे इसमें सेट होता है रूल्स का, ठीक। सेकंड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अब इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम इंसानों ने ही बनाया है। ये कोई साइंस वाले जैसे कि आप लोगों ने अभी 10th में पढ़ा होगा, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लॉ होता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैन मेड रूल्स होते हैं। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है ये। थर्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होता है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसको। दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड इन नेचर, रादर दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। मतलब इसे हम अपनी सुविधा के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग करने के लिए ये गाइडलाइंस होते हैं, एक बेस होता है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, एंड आर जनरली एक्सेप्टेड, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। सभी लोग, सारे अकाउंटेंट्स जब अकाउंटिंग करने जाते हैं तो सभी सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी अकाउंटिंग प्रोसीजर को करते हैं। ओके, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये दो तरह का होता है। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। चलिए देखते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट refers to the basic assumption and rules and principles which work as the basis of recording of business transactions and preparing accounts and financial statements. अब अकाउंटिंग कंसेप्ट, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ assumptions लेकर हम अपनी अकाउंटिंग को करते हैं। कुछ अजम्पशन के बेसिस पे हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। अब अजम्पशन क्या होता है, कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो। तो अजम्पशन का मतलब होता है हम कल्पना करते हैं, ठीक है। तो उन अजम्पशन को बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट कहते हैं। ओके, तो इस डेफिनेशन से आपको कुछ समझ में आया? अकाउंटिंग कंसेप्ट रेफर टू द बेसिक अजम्पशंस एंड रूल्स। कुछ कल्पना करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, एंड प्रिंसिपल्स व्हिच वर्क एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन
और ये अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होता है ये बेसिस होता है, आपकी अकाउंटिंग का बेसिस होता है, मतलब फाउंडेशन, एक तरीके से कह ले कि अकाउंटिंग की ये नींव होती है। अगर आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट ही नहीं आएगा तो आप अकाउंटिंग को ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल्स विच वर्क एज अ बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में ये आपकी हेल्प करता है। ये आपकी बेस होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट आपका बेस होता है जिसे आपको स्टार्टिंग में ही अच्छे से समझ लेना है, तभी आप जाके अकाउंटिंग कर पाओगे। In short, we can say that it means fundamental accounting assumptions. ये मेन अकाउंटिंग assumptions होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द कस्टम्स or generally accepted practices which is adopted either by general agreement for common consent among accountants. अब कन्वेंशन ये होते हैं जैसे जो भी चीज हमारी चली आ रही है, ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन या पुरानी प्रथा कह लीजिए, अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से चली आ रही होती हैं, ठीक है, उन्हें हम आज भी फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशंस, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसे हम फॉलो करते रहते हैं, ठीक। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट ये लीगली इसको मतलब कानूनी तौर पे ये कंसेप्ट होते हैं, और ये जो कन्वेंशन होते हैं ये लोगों के एक्सपीरियंस से ये निकल के आता है, लोग ऐसा ऐसा करते आ रहे होते हैं तो वैसा वैसा वो चलता रहता है, एक प्रथा की तरह या एक ट्रेडिशन की तरह। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर कस्टम्स, ओके, कस्टम मीन्स ट्रेडिशन और जनरली एक्सेप्टेड, सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, सारे अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे एक्सेप्ट करते हैं। चलिए हम देखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में, डिटेल में जानते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट फॉर्म में AS बोलते हैं, और AS1 जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, मतलब ये एक इंस्टीट्यूट होता है जिसके अंडर में बहुत सारे अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, और अगर आप CA परस्यू करोगे अपने 12th के बाद तो इसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप रजिस्टर्ड होगे, ठीक है। तो ये ICAI जो इंस्टीट्यूट होता है इसने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट मीन मेन अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं ये 3, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड अक्रूवल कंसेप्ट। इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये आपको नाम से शायद समझ में आ रहा होगा कि कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस या इंटरप्राइज कह लीजिए, और गोइंग का मतलब तो पता है कंटिन्यू, जो कंटिन्यू करता रहता है, ठीक। अब मान लीजिए एक अकाउंटेंट है, वो आपके बिजनेस को अकाउंटिंग करने के लिए आया है, आपके बिजनेस की अकाउंटिंग करने आया है, तो वो आपके बिजनेस की अकाउंटिंग उस हिसाब से करेगा ना कि आपका बिजनेस बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो as per this concept, it is assumed that business will continue to exist for a long period in the future, ठीक है। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से हम अज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो है बहुत लंबे समय तक के लिए एग्जिस्टिंग में रहेगा फ्यूचर में, ठीक है, लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, काफी लंबे समय तक ये होगा, ये कंसेप्ट कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि we assumed that business will continue to exist for a long period in the future. Distinction between non-current asset and current asset are made because of this concept. Okay, हमने जब बेसिक
हमने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक नॉन करेंट एसेट और एक करेंट एसेट होते हैं, जो एक साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, और नॉन करेंट एसेट वो होते हैं जो एक साल से ज्यादा समय तक हमारे पास होता है। ठीक है, एसेट्स में बहुत सारे हमने क्लासिफिकेशंस देखे थे। तो ये दोनों हम डिफरेंस इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है एग्जिस्ट करता है हमारे अकाउंटिंग में। ठीक, ड्यू टू दिस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम एसेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं, एक नॉन करेंट एसेट और एक करेंट एसेट। क्योंकि जब लंबा समय तक चलेगा आपका बिजनेस, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे ना कि कौन से एसेट आपके नॉन करेंट है, कौन से एसेट आपके करेंट एसेट्स हैं। अब मान लीजिए आपका बिजनेस 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो नॉन करेंट एसेट्स, मान लीजिए आपके पास फर्नीचर या मशीनरी है, तो क्या नॉन करेंट और क्या करेंट, ये तो 3 महीने में खत्म ही हो जाना है। नॉन करेंट तो एक साल से ज्यादा के लिए होता है ना। तो इसी वजह से हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबा चलेगा। Similarly, distinction between capital expenditure and revenue expenditure are also made because of this concept. इस कंसेप्ट के ही वजह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन कर पाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो खर्चे जो हमें एसेट्स खरीदने में लगाए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो सारे खर्चे जो हमारे डे टू डे यूज में आते हैं, डेली डे टू डे बेसिस में हमें खर्चे होते हैं, या हमने सामान खरीद लिया जो बेचने वाले हैं, वेजेस, सैलरी, ये सारी चीजें जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक, तो इस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही हम इसको भी डिस्टिंक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो एक जैसा चलता रहे, ठीक है, जिसमें कोई चेंजेस ना आए। ठीक, तो देखते हैं एक छोटे से एक एग्जाम्पल के साथ। ये आपके कुछ ईयर्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। ठीक है, और भी बिजनेस आपका चलता रहेगा और आगे भी कंटिन्यूज। ओके, तो अगर आपने एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस को एक ईयर में फॉलो किया, तो वो ही सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपके फर्स्ट ईयर में भी जाएगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अब और ये कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, जब तक आपका बिजनेस चलेगा। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब होता है, एज पर दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट क्या कहता है। द अकाउंटिंग principles and methods should remain consistent from one year to another। एक साल से दूसरे साल जब जब आप पहुंचेंगे, तो आपके जो भी मेथड्स लगाए हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस की है एक साल में, वही कंटिन्यू करती रहेगी। ठीक है, एज पर दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड मेथड्स शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। जो भी आपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस एक साल कर ली, उसको ही आपको एक मतलब ईयर टू ईयर वही आपको चलाना होगा, कंसिस्टेंट होना होगा। ये ऐसा रूल होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट कहता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है। The main purpose of this concept is to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of different periods and draw important conclusion about the working of the enterprise। अब इस पैराग्राफ का मतलब है कि इस कंसेप्ट का मेन पर्पस पता है क्या होता है? कि मैनेजमेंट को हेल्प करे कि वो कंपेयर कर सके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को एक साल से दूसरे साल के अकाउंट से। ठीक है, मान लीजिए आपने पिछले साल कोई मेथड यूज करके आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सारी चीजें बना ली। अब इस साल के एंड में आप फिर से वही चीज करोगे, वही मेथड लगाओगे, वही सारे प्रोसीजर करोगे जैसा कि आपने पिछले साल किया था। तभी जाके आप कंपैरिजन कर पाओगे कि पिछले साल हमारा प्रॉफिट ज्यादा था कि इस साल ज्यादा है, कंपैरिजन कर पाओगे। ठीक है,
तो अगर आप अलग अलग मेथड से करोगे, पिछले साल कुछ और मेथड यूज किया, इस साल कुछ और मेथड यूज किया, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, और अगर कंपेयर करोगे तो वो सही फिगर्स नहीं देगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आप एसेट खरीद के लाते हो, मशीनरी मान लीजिए आपने खरीद के लाई, उसके साथ आपने काम किया काम किया काम किया, और वो ईयर टू ईयर उसकी वैल्यू कम होती रहती है। ठीक है, आप मशीन पहले लाओगे तो वो बहुत अच्छी चलेगी, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है। जैसे आपने मोबाइल भी होता है आपका, पहले तो बहुत अच्छा चलता है, फिर हर साल उसकी वैल्यू कम होती रहती है। ठीक है, तो वैसे उसको, उस चीज को जो वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एसएलएम और एक होता है डब्ल्यूडीवी। इसके बारे में अभी ज्यादा परेशान मत हुई, आपके आगे चैप्टर में एक पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर है जिसमें आप सीख जाओगे। तो यहाँ बस हम एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहे हैं कि एसएलएम होता है और एक डब्ल्यूडीवी होता है। मान लीजिए आपने एक साल आपने एसएलएम को यूज किया, डब्ल्यूडीवी नहीं यूज किया, एसएलएम वाला मेथड यूज किया। अब जब आपने एसएलएम यूज कर लिया तो आपको ईयर टू ईयर यही मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंपैरिजन करने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हमने डब्ल्यूडीवी से किया होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो आप इस केस में आप जो है चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने फीचर में पढ़ा था कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज्ड ओनली, तभी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं जब लॉ बोले, इफ द लॉ रिक्वायर्स, लॉ मतलब कानून कहता है। ठीक, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्स, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोले तब हम चेंज कर सकते हैं। और लास्ट है फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपको लगता है कि हम अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो हम और अच्छा जो है अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर पाएंगे, तो आप चेंज कर सकते हो। तो चेंज कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पिछले साल एसएलएम किया, इस साल डब्ल्यूडीवी, नेक्स्ट ईयर फिर एसएलएम किया, फिर डब्ल्यूडीवी, ऐसा नहीं है। जैसे आपने पिछले साल एसएलएम किया, आपको चीजें समझ में आई कि नहीं नहीं मुझे तो डब्ल्यूडीवी से ही करना चाहिए था। ठीक, तो आप इस साल से फिर डब्ल्यूडीवी करोगे और आप वहां पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट लिख दोगे कि हमने पिछले साल एसएलएम से किया था और इस साल हम डब्ल्यूडीवी से कर रहे हैं, और रीजन दोगे कि क्यों चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारे प्रोसीजर्स के बाद आप चेंज कर सकते हो, और फिर ऐसा नहीं कि आप बार बार चेंज करते रहो। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। एक बार फिर से रिविजन करा देते हैं इस चीज का। आप कोई भी ईयर में जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर कर रहे हो, जो भी मेथड लगा रहे हो, उसे आपको ईयर टू ईयर आपको करना पड़ेगा, ऐसा ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है, ऐसा ये रूल कहता है। ठीक है, तो ये इस रूल का मेन पर्पस क्या होता है, ताकि जो मैनेजमेंट है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के अपने अकाउंट्स को निकाल के, अपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल करके कंपैरिजन कर सके, ताकि अपने इंटरप्राइज को वो और अच्छे से स्मूथली रन कर सके। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यही बोलता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट, मतलब एक जैसा ही रहे, जो चेंज ना होता रहे बार बार फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, इसे चेंज किया जा सकता है इफ लॉ रिक्वायर्स, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, और या तो फिर फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेटर हो सकती है हमारे चेंज करने से, तो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है अक्रूवल कंसेप्ट। ओके, तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है, ये बिल्कुल आपके लिए नया होगा। देखिए, ये है, मान लीजिए एक अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, ये एक साल हुआ।
ठीक है। तो ये आपको मैं बता दूं, फाइनेंशियल जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोगों के जो ईयर होते हैं, न्यू ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो 1 जनवरी को करते हैं, लेकिन बिजनेस का न्यू ईयर होता है 1 अप्रैल को, ठीक है। और एंड क्या होता है, 31 मार्च। तो ये एक अकाउंटिंग ईयर है जिसमें आपने ट्रांजैक्शन किया 26 मार्च को, 26 मार्च 2019 को आपने गुड्स परचेज किए वर्थ ₹10,000 फ्रॉम विनय। विनय से हमने 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, ठीक। अब हमने क्या किया कि 3 अप्रैल 2019 को उससे बोला कि मैं आपको पैसे पे करूंगा 3 अप्रैल 2019 को, ठीक। पेमेंट ऑफ ₹10,000 मेड टू विनय, हमने 3 अप्रैल को उसको पेमेंट कर दिया, ठीक। तो अब ये तो दूसरा ईयर स्टार्ट हो गया ना, 1 अप्रैल से तो दूसरा ईयर स्टार्ट हो जाता है, 31 मार्च तक ही तो था ना ये वाला फाइनेंशियल ईयर। तो अब हमने इस कहानी में हमने एक चीज पढ़ चुकी है ऑलरेडी कि ये जो गुड्स परचेज करते हैं और उसका पैसा हम बाद में देते हैं तो वो क्या होता है, क्रेडिट परचेज, मतलब उधार में हमने परचेज लिया। और यहाँ पे विनय क्या है, ये हमारे क्रेडिटर हैं, ठीक। जिनकी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनको पैसे लौटाने हैं, 10,000 रुपए जितना का गुड्स खरीदा था। अब आप 31 मार्च को खड़े होके जब अपनी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होगे तो सोचोगे कि ये क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि पैसे तो हमने दिए नहीं, पैसे तो हम नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं 3 अप्रैल को। तो यहाँ पे बताइए आप क्या करोगे, 26 मार्च को रिकॉर्ड करोगे कि 3 अप्रैल को रिकॉर्ड करोगे? एनी गेसेस? ओके, नाउ लेट मी टेल यू दैट हम लोग 26 मार्च को जो हमने क्रेडिट परचेज किया उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? As per this concept, the expenses are recorded in the accounting period in which they are assessed in earning the revenue, whether the cash is paid for them or not. ठीक है, तो हमने कैश को पे किया हो या ना किया हो, अगर हमने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमने किए हैं, मतलब हमने डे टू डे वाले एक्सपेंसेस को इनकर किया है अगर, तो उसको हम तुरंत रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट ईयर हम जब पे करेंगे तो उसको तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे जब हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा तब। अभी हम सिर्फ इस ईयर की बात कर रहे हैं। एंड सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड when sales are made or services are rendered and it is immaterial whether cash is received or not. इसी तरह अगर हमने कुछ गुड्स को बेचा और उससे हमको कुछ रेवेन्यू अर्न हुआ, ठीक है, तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे भले ही उसका पैसा मिला हो या ना मिला हो, उसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल। ओके, जैसे ये क्रेडिट परचेज होता है वो क्रेडिट सेल होता है, ठीक है। तो हम जब भी क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज करेंगे तो उसको हम तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे भले ही उसका पैसा हमने पे किया हो या ना किया हो, या सेल करने पे पैसा मिला हो या ना मिला हो। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि जब भी हम एक्सपेंस इनकर्ड करें, the transaction is recorded in the book when it take place, not when the settlement take place. Okay, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। a transaction according to accrual concept, a transaction is recorded in the books when it take place, जब भी वो होता है, not when the settlement take place. तो ये था हमारा लास्ट concept. Hope you have understood all the points and all the concepts, and kindly note down in your notebook. So today's lecture is over. Thank you students. Have a nice day.